क्लास 10th यानी कि ज्योग्राफी भूगोल का अध्याय 2 यानी कि वन एवं वन्य जीवन संसाधन के बारे में पूरी डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरे डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर से बिल्कुल भागना नहीं है, केवल हम खेल खेल में इस कुछ चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं और बिना दिमाग को जोड़ दिए। तो बिना देर के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप भूगोल की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है इसे भी दबा दें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसकी सूचना लगातार आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम लोग पूरा डीपली इसको पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में पूरे अध्याय को समाप्त करना है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, आप लोग देख लेंगे इसको अच्छे से। तो हम साइज थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हम लोग को यहाँ पर लिखने में आसानी हो। लेकिन भारत में वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति, यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि आप अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं देखते हैं वो अपने क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और वो किस आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या है। तो वो जो हैं वो हो जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों 8% संख्या में लगभग 16 लाख पाई जाती है और ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों एवं वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके जीवन में क्या महत्व है। तो सही बात है भाई साहब। यदि आप लोग ये देखते होंगे कि सोचते होंगे कि हमारे जीवन में आखिर इसका क्या महत्व है, तो क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने यह सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो महत्व बहुत सारा है, तो चलिए एक एक महत्व को देखते हैं। तो लिख रहा है कि ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुत्थे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। तो देख सकते हैं आप, ये जो भी हमारी प्रकृति में पाए जाने वाली जो प्रकृति संसाधन है यानी कि प्रकृति वनस्पति है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है कहें तो। लिख रहे कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। तो हमारे स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं वो 20% लुप्त हो चुके हैं और ख़तरा भी है लुप्त होने का 20%। और इनमें से कई उपजातियाँ तो नाजुक अवस्था में ही हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं। तो कहने का अर्थ है कि कुछ स्तनधारी लुप्त हो चुके हैं और कुछ खतरे पे हैं यानी कि लुप्त होने वाले हैं। और आगे लिख रहा है कि चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीता उल्लू और मधुका, और ये जो भी नाम बोला जा रहा है यहाँ पे इनसिगिनिस और महुआ की जंगली किस्म और ओबरिडिया और घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। तो ये जो भी नाम बताया जा रहा है बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछता है कि लुप्त होने प्रजातियों का नाम बताए, तो आप लिख सकते हैं गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतादार उल्लू और मधुका। और ये यहाँ पर एक और नाम है हेप्टान्यूरॉन, तो इसको भी आप देख लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे लिख रहा है कि वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं। सही में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे जीवन से कई सौ साल पहले से ही जो भी नए जातियां हैं वो उभरती हैं और लुप्त होती हैं, उभरती हैं लुप्त होती हैं। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक चीज़ यहाँ पर क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और क्या है वो विचारणीय है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर लिख रहा है, देखिए क्या है, लुप्त होने वाले वन। तो वन भी हैं लुप्त होने वाले वन यहाँ पर। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। और इसमें लिख रहा है साफ साफ कि भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वो विचलित कर देने वाली है। तो कहने का अर्थ है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही हमारे भारत देश में ही क्या वनों का कटाई जारी है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में रेलवे पटरी बिछाने के लिए और दूसरे देशों में आयात निर्यात यानी कि वाणिज्य के ध्यान से इसको काटा जाता था।
और आज भी हमारे देश में बड़े पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है। तो देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित यानी कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप वन, यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि वनों का यहाँ पर बहुत सारा अभाव दिखाई दे रहा है कि सारे वन जल रहे हैं और वनों का यहाँ पर कटाई हो गया है और पूरी तरह से वन भरभस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर सोचने योग्य है कि हमारे देश में जो सोने की चिड़िया कहा जाती थी, प्राकृतिक का यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रकार का यहाँ पर विभोर पाया जाता है। तो यहाँ पर आजकल प्रकृति का यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि प्रकृति है भी या नहीं है। तो आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण प्रकृति संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN के अनुसार इसको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो कह सकते हैं कि प्राणियों और जातियों के बारे में पता लगाएं। तो इसको विभाजित करने का सबसे पहला स्रोत है वो क्या है, तो वो है यहाँ पे देख सकते हैं आप सामान्य जातियाँ। तो सामान्य जातियों को आइए हम डीपली पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सामान्य जातियों में यहाँ पर लिख रहा है कि वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृतिक यानी कि रोटेंट्स इत्यादि, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आने वाली जातियाँ हैं, कास्ट हैं। और दूसरा है संकटापन्न जातियाँ तो हैं लेकिन संकट में हैं, देख सकते हैं आप संकटापन्न जातियाँ, यानी कि ये संकट में है जातियाँ। तो लिख रहा है कि वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लोग परिभाषा याद कर लेंगे। और लिख रहा है आगे कि विषम परिस्थितियों के कारण, लिख रहा है आगे कि विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती तो इन जातियों को जीवित रखना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, सूर, पूंछ वाला बंदर, सगाई, मणिपुर इत्यादि प्रकार की जातियाँ उदाहरण हैं। तो और यहाँ पर अगला प्रकार हमको लिख रहा है सुभेद जातियाँ, यानी कि यहाँ पर आपको परिभाषा से अस्पष्ट होगा। सुभेद जातियाँ, ये सुभेद जातियाँ। और सुभेद जातियों में वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, उनकी संख्या है लेकिन घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदलती तो जाति और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटाग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। ये सुभेद जातियाँ हैं, अगर इनको सरकार और लोग और समाज क्या कर इनको बचाना चाहें तो बच सकती हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी का डॉल्फिन इत्यादि इन जातियों का प्रमुख उदाहरण है। और अगला हमारे पास प्रकार दे रहा है कि यानी कि दुर्लभ जातियाँ में क्या क्या है दुर्लभ जातियाँ में। तो चलिए दुर्लभ जातियों के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेद्य है, कह सकते हैं है या नहीं के बराबर है। और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटाग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती। और ये रहा स्थानीय जाति, ये रहा स्थानिक जातियाँ। चलिए इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अलग अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियाँ, अंडमानी टील यानी कि निकोबार कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों जैसे कहते इन सारी जातियाँ द्वीप पर पाई जाती है। छोटी छोटी जो हमारे देश के द्वीप हैं या अन्य देशों के जो द्वीप हैं वहाँ पर ये जातियाँ पाई जाती हैं। और लुप्त जातियों में कौन कौन से क्या होता है इसकी परिभाषा ये पढ़ते हैं। तो लिख रहा है कि वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के लिए आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई हैं और ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। चलिए एशियाई चीता और इसके बारे में कुछ यहाँ पर इतिहास दिया है, हिस्ट्री है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग, इसमें कुछ है नहीं खास। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं वनों का यहाँ पर बहुत ही शानदार चित्र यहाँ पर NCERT के द्वारा लगाया गया है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया चित्र यहाँ पर देख सकते हैं लगाया गया है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर चित्र दिया गया है NCERT के द्वारा। चलिए इसको लिख रहा है कुछ दुर्लभ, लिख रहा है यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है कि कुछ दुर्लभ जातियों को संकटापन्न जातियाँ। हम थोड़ा सा इरेजर छोटा कर लेते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। तो भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण यहाँ से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वन्य जीवन और वनों को तेज गति से हो रहे हास्य के कारण इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों है?
संरक्षण में पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन यानी कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी, जो कह सकते हैं कि जीवन, जल बिना जीवन बेकार है, तो वो है जल, वायु और मृदा में बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों के बारे में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के लिए तौर पर हम कृषि में भी अपनी पारंपरिक फसलों पर निर्भर करते हैं और जलीय जैव विविध मोटे तौर पर मछली का पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम के पुरजोर मांग की है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण यानी कि अधिनियम जो 1972 में लागू हुआ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1972 में कौन सा कानून लागू हुआ था, वो लिखा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में, और लॉन्ग आंसर में भी इसको जोड़ के आप लोग लिख सकते हैं। और लिख रहा है कि लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों का आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। ये कानून इस प्रकार था कि जो इसमें आरक्षित थे तथा यानी कि इस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया था, कह सकते हैं आप कि इसमें बाहरी व्यक्तियों का आना मनाही था, और इसमें जो भी जानवर रहते थे या जीव जंतु रहते थे उनका आवास का, जो भी उनके रहने का स्थान था, उनको संरक्षित करने का कार्यक्रम इसमें किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो लिख रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत बची गई संकटापन्न जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि जो ऐसे जीव जंतु जो संकटापन्न की श्रेणी में आ चुके हैं उन पर शिकार करना पूर्णतः बंद कर दिया गया था सरकार ने, और वन्य जीव आवासों को कानूनी रक्षण अभी जो बताए हैं उनके आवासों को सुरक्षा प्रदान किया गया, यानी कि उनके आवास को रक्षा प्रदान किया गया, और जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो जीव के जो भी व्यापार किया जाता है, यानी कि उनके मांस का, यानी कि उनके चमड़े का, और हाथियों के जो भी जानवरों के व्यापार किया था उन पर रोक लगा दिया गया। सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा कि किस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर 3 प्रकार के मगरमच्छ रहते थे, यानी कि एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, अंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, जल मगरमच्छ, लवड़ी, जगरमच्छ, घड़ियाल, ये एक ही प्रकार की प्रजातियाँ हैं, लेकिन अलग अलग जंगल में देख सकते हैं आप। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर ये एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है, देख सकते हैं आप, ये एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है, जिन पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, उनके आवासों को और उनके लुप्त होने की समस्या को उनको सुरक्षित रखा जाता है। चलिए इसी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक परियोजना था, बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना के बारे में डीपली पढ़ते हैं हम लोग। लिख रहा है कि बाघ परियोजना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ने रहा हूँ, इसको लेकर चल रहा हूँ साथ में। तो बाघ परियोजना के बारे में आइए डीपली हम लोग पढ़ते हैं। तो बाघ परियोजना एक ऐसी परियोजना थी, देख सकते हैं आप। तो वन्य जीवन संरचना के बाघ, टाइगर, यानी कि बाघ को टाइगर बोलते हैं इंग्लिश में, एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। देख सकते हैं आप, जो जंगल में जो विपिन है उसके एक महत्वपूर्ण ये क्या है, एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो 1973, ये डेट याद रखेंगे, 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या से 55,000 से घटकर मात्र 55,000 से घटकर मात्र 18,000 रह गई थी। बाघों को मारकर उनको व्यापार करने के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों का घटती संख्या के मुख्य कारणों से ही बाघों का खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। तो इसमें साफ साफ लिख रहा है कि जो भी बाघ थे उस समय, जो टाइगर थे, उनकी जो जातियाँ विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः यह देशों इस शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्यजीवन परियोजनाओं में एक है और इसकी शुरुआत 1973 में की गई। तो यहीं पर हम लोग का ये समाप्त होता है। वीडियो पार्ट 1 था और वीडियो पार्ट 2 आएगा जल्दी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट पार्ट है और इसकी सूचना लगातार आपके पास पहुँचती रहे। तो वीडियो को लाइक करें और घंटा दबाना मत भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।